हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप 20 जीके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा होगा वह सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। अर्थात ना तो वो हाईकोर्ट में किया जा सकता है, ना ही किसी अन्य न्यायालय में। केवल इन विवादों का निपटारा जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया। तो दोस्तों, इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। देखिए, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और जो इसकी कुछ धाराएं थी, लगभग 15 या 16 धाराएं, उसको उसी दिन लागू कर दिया जाता है। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, अर्थात इस 2 महीने का गैप क्यों होता है। देखिए, संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है, लेकिन इसके 2 महीने बाद इसको लागू किया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण था कि जो कांग्रेस होती है वह अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाई रहती है। इसीलिए इस दिन को विशेष मानते हुए संविधान को इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया जाता है। और बात करें 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 1962। देखिए, अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। जो पहली घोषणा की गई थी वह 26 अक्टूबर 1962 को भारत और चाइना युद्ध के समय की गई थी। इसके बाद जो दूसरी घोषणा हुई थी वह 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाक युद्ध के समय हुई थी। और जो तीसरी घोषणा होती है वह 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। और याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 की होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसमें जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो संविधान निर्माण के समय जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। देखिए, राष्ट्रपति अगर चाहें तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह ले सकता है, लेकिन वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और बात करें अनुच्छेद 72 में, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के जो क्षमा दान की शक्ति है वो दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 जो है वह भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक से संबंधित है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। देखिए, भारतीय संविधान में जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 368 में के द्वारा की गई है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है, ये भी याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से ग्रहण की है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से हमने ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो दोस्तों, यह थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। देखिए, भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत में भाग 4 क और 51 क
क जोड़ा जाता है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया जाता है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको हमने रूस से ग्रहण किया है, और वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह 11 है। इसके अलावा एल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये सब जो है ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा जो जेबीबी समिति थी, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो ऑप्शन है इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका सही आंसर जो है सरदार सूरत सिंह की समिति पर ही भारत में मौलिक कर्तव्यों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है सैयद फजल अली। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 लोग शामिल थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वे सैयद फजल अली खान थे। ये इलाहाबाद के न्यायालय के कह सकते हैं न्यायाधीश थे। और इसके अलावा जो अन्य 2 सदस्य थे वे KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और इसके अलावा इसके पहले भी एक कमेटी का गठन किया गया था, राज्यों के जो भाषाई आधार पर मांग की जा रही थी उसको मतलब उस पर विचार करने के लिए। तो वो जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वह श्याम कृष्ण धर थे, और उस कमेटी का जो नाम था SK धर, उस कमेटी का जो नाम था वह SK धर था। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, देखिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन अगर जब दोनों का पद खाली हो तो जो राष्ट्रपति का पद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है? देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, और ये बच्चों का कह सकते हैं कि एक मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 29 है वह शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अनुच्छेद है, और अनुच्छेद 19 जो है ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। देखिए ये याद रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को ही सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। देखिए उच्च न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों की जो नियुक्ति करता है, इन दोनों न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। और ये भी कई बार पूछ लेता है किसकी सलाह पे करता है, तो जो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे करता है, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में जो उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन के संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे, यानी उनका गठन करेंगे। और बात करें अनुच्छेद 243, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है, लेकिन यार इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पंचायतें दोनों संबंधित है, लेकिन इसके जो गठन का प्रावधान किया गया यानी राज्यों को निर्देश दिया गया है वह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 243 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 52 है इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय होता है वह लोकसभा अध्यक्ष देता है। और धन विधेयक संबंधी जो प्रावधान हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं वे अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं। और याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है हमेशा पहले लोकसभा में पेश होता है, और इस विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं होती है। अर्थात
पहले लोकसभा में भेजा जाता है, इसके बाद यहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त दिया जाता है। यदि वह पारित कर देता है तो ठीक है, नहीं भी करता है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन का प्रावधान किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 267 तो यह संचित निधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है 1992-93 में किया जाता है। 1992 में किया गया था और मतलब 93 में पारित होता है। तो देखिए जो ये संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, जिसके इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है जिसमें पंचायतों का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो मैंने इसको याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है अमेरिका के संविधान से ली गई। और ब्रिटेन से क्या लिया? हमने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया है। रूस से अभी मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और आयरलैंड से, तो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अर्थात लोकसभा के उम्मीदवार की आयु पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। देखिए जो लोकसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष है और जो राज्यसभा है वे उनकी जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल उनकी भी आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और 18 वर्ष कह सकते हैं, जो मतदाता की आयु जो है 18 वर्ष है, यानी किसी को मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है। और 21 वर्ष यानी जो कह सकते हैं जो प्रधान और प्रधान चुनाव लड़ते हैं यानी पंचायतों का चुनाव होता है उसमें जो उनकी आयु निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 17। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के आधार पर अस्पृश्यता का दंडनीय अपराध माना गया। मतलब स्पृश्यता को दंड, जो छुआछूत पहले होता था उसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 14 में तो विधि के समस्त समानता से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 18 में तो अनुच्छेद 18 के माध्यम से भारतीय संविधान के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 19 है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।